दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर प्लेन्स दुनिया में किसी भी और देश को क्यों नहीं बेचता? या फिर क्या ये जानते हैं कि भारत में पहले ट्रक्स की बॉडी को लकड़ी से क्यों बनाया जाता था? अच्छा, ये नहीं तो क्या इसका कुछ आइडिया है कि पेट्रोल पंप पर जो XP95 और XP100 पेट्रोल मिलता है, इनमें असल में फर्क क्या होता है? नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप सभी को सजग और समझदार बनाने आ गया है फैक्टिफाइड का एक और इलेक्ट्रीफाइंग एपिसोड। तो वीडियो अधूरी छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट के फैक्ट्स ऐसे हैं कि आपका मुंह खुला रह जाएगा। और नए व्यूअर्स पहले पूरा एपिसोड देख लें और देखने के बाद लगे कि हाँ, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तभी सब्सक्राइब करें। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1, वॉर 2 के मेकर्स को शायद नहीं पता था कि जिन अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स को वो फिल्म में इंडियन एयरफोर्स का दिखा रहे हैं, वो अमेरिका किसी और देश को बेचता ही नहीं। आइए जानते हैं क्यों। खैर, ये तो एक फिल्म है और फिल्मों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टेल्थ जेट्स की दुनिया में ये B-2 बॉम्बर एक ऐसा विमान है जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। ये कोई नॉर्मल फाइटर जेट नहीं है, बल्कि एक न्यूक्लियर कैपेबल स्टेल्थ बॉम्बर है जो दुश्मन की सबसे प्रोटेक्टेड साइट्स जैसे आर्मी हेडक्वार्टर्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और कमांड सेंटर्स को अपनी पहली ही स्ट्राइक में जमींदोज कर सकता है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को इसी बॉम्बर प्लेन ने नुकसान पहुंचाया था। इस B-2 बॉम्बर की ताकत है इसकी स्टेल्थ कोटिंग, यूनिक डिजाइन और रडार इवेडिंग सिस्टम्स, जो दुनिया में अभी तक किसी और देश के पास है ही नहीं। यूएस की डिफेंस डॉक्ट्रिन के हिसाब से ये B-2 एक डेटरेंस एसेट है, माने कि सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी भी है, ताकि दूसरी कंट्रीज डरे। ऐसे में अगर अमेरिका ये टेक किसी और देश को देता है, तो इससे उसका टेक्नोलॉजिकल एज खत्म हो सकता है, और ऐसी नायाब टेक्नोलॉजी अक्सर पैसे के लिए नहीं बेची जाती। इसके अलावा अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज यानी कि ITAR के अंडर भी कुछ ऐसी नॉन एक्सपोर्टेबल टेक्नोलॉजीज आती हैं, और B-2 तो एक्सप्लिसिटली उनमें लिस्टेड है। और यही कारण है कि इसे किसी भी कंडीशन में बेचा नहीं जा सकता, फिर चाहे खरीदार नेटो का उनका कोई एलाई ही क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते वक्त आपने भी देखा होगा कि इंडियन ऑयल के पंप्स पर XP95, XP100 या फिर HP के पंप्स पर पावर 95, पावर 100 नाम से पेट्रोल बिकता है, जो नॉर्मल पेट्रोल से महंगा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें और नॉर्मल पेट्रोल में फर्क क्या है? तो बता दें कि फर्क है क्वालिटी का। दरअसल पेट्रोल की क्वालिटी उसके ऑक्टेन नंबर से मापी जाती है। जितना ज्यादा ऑक्टेन, उतनी ही बेहतर फ्यूल क्वालिटी। अब जहां नॉर्मल पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग 87 से 91 के बीच होती है, वहीं प्रीमियम फ्यूल जैसे XP95 या फिर पावर 95, इनका ऑक्टेन होता है 93 से लेकर 95 के बीच। और वहीं XP100 का मतलब है 99 से 100 ऑक्टेन, जो कि एक हाई परफॉर्मेंस फ्यूल है, हाई कंप्रेशन और परफॉर्मेंस इंजन्स के लिए। सुपर बाइक्स और सुपर कार्स में ऐसे ही पावरफुल इंजन्स लगे होते हैं, और इसीलिए उनमें ये 100 ऑक्टेन का प्रीमियम फ्यूल ही डाला जाता है। अब ये बात तो सही है कि जितना अच्छा पेट्रोल हम गाड़ी में डालेंगे, उसके पुर्जे उतने ही दुरुस्त रहेंगे, और ये गाड़ी की लाइफ, माइलेज और पिकअप को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी नॉर्मल कार में 100 ऑक्टेन पेट्रोल डालकर उसे रॉकेट बना दोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि नॉर्मल कार्स के इंजन्स और उनकी ECU प्रोग्रामिंग 91 से 95 ऑक्टेन के फ्यूल के हिसाब से ही डिजाइन की होती है। इसीलिए अगर आपको अपना माइलेज और पिकअप इंप्रूव करना है, तो XP95 या फिर पावर 95 आपके लिए बेटर ऑप्शंस हैं। बाकी डेली रनिंग के लिए तो नॉर्मल इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल से भी काम आराम से चल जाता है। तो क्या E20 पेट्रोल ने आपके भी कार की माइलेज घटाई है? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और E20 पेट्रोल के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, पहले के टाइम में आपने भी देखा होगा कि ट्रक्स की बॉडी अक्सर लकड़ी की बनाई जाती थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि लकड़ी सस्ती होने के साथ साथ लाइट वेट होती है, साथ ही फ्लेक्सिबल होने के चलते ये रोड के गड्ढों में लोड के साथ साथ ट्रक्स को लगने वाले झटकों को भी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती थी। इसके अलावा पहले के टाइम में स्टील और लोहे को रीशेप करना भी मुश्किल और महंगा हुआ करता था। ऐसे में लकड़ी एक आसान और सस्ता ऑप्शन थी। लकड़ी से बनी बॉडीज को रिपेयर करना भी आसान होता, और इसमें ज्यादा स्पेशलाइज्ड टूल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। वहीं अगर आज देखेंगे तो आपको हर ट्रक की बॉडी मेटल की बनी दिखेगी, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि मेटल लकड़ी से ज्यादा ड्यूरेबल होता है। लकड़ी बरसात, धूप और लोड के झटकों से खराब हो जाती है, जबकि मेटल न सिर्फ ज्यादा लोड उठा सकता है, बल्कि जिस तरह से ट्रांसपोर्ट का स्केल और वेट दोनों बढ़ गए हैं, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर सामान सिक्योर रहे। इसके अलावा इन मेटल बॉडीज की मेंटेनेंस और साफ सफाई करना भी आसान है, जबकि लकड़ी को हर कुछ सालों में बदलना पड़ता था। फैक्ट नंबर 4, अब वैसे तो गुलिवर्स ट्रेवल्स की जो कहानियां हमने बचपन से पढ़ी, सुनी और फिल्मों में देखी हैं, उन्हें हम एक फिक्शनल दुनिया ही मानते आए हैं।
लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये फिक्शन नहीं था, बल्कि इस धरती पर सचमुच में ऐसे लोग रह चुके हैं जो लिलीपुट आइलैंड के लोगों की तरह साइज में बेहद छोटे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हॉबिट ह्यूमंस यानी कि होमो फ्लोरेसेंस की, जिन्हें ये नाम मिला है इंडोनेशिया के उस फ्लोरेस आइलैंड से जहाँ ये कभी बसा करते थे। ये एक अलग ही ह्यूमन स्पीशीज थी जो होमो सेपियंस के साथ पैरेलल में एग्जिस्ट किया करती। इनमें एडल्ट्स की हाइट 3 फीट के लगभग हुआ करती थी और दिमाग का साइज मॉडर्न ह्यूमंस के मुकाबले छोटा हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद ये भी इंसानों की ही तरह शिकार किया करते, आग जलाते और पत्थर से हथियार बनाया करते थे। ये भी अंदाजा लगाया गया है कि अर्ली होमो सेपियंस की तरह होमो फ्लोरेसेंस भी गुफाओं में ही रहा करते थे। इनकी खोज पहली बार 2003 में इंडोनेशिया की लियांगुआ केव में हुई थी, जब एक छोटे से इंसान का स्केलेटन मिला। आर्कियोलॉजिस्ट को लगा था कि ये कोई डिजीज्ड मॉडर्न ह्यूमन होगा, लेकिन एनालिसिस किया तो पता चला कि ये एडल्ट फीमेल थी। फिर जब स्कल, टीथ और बोन्स की डिटेल्ड स्टडी की गई, तब जाकर क्लियर हुआ कि ये कोई अलग ही प्रजाति है। इन साइट से 50,000 से 2 लाख साल पुराने पत्थर के औजार, हथियार वगैरह मिले हैं और इसके भी सबूत मिले हैं कि ये लोग छोटे हाथी और बड़े चूहों का शिकार किया करते थे। लेकिन अफसोस की बात रही कि वो इंसानों की तरह सरवाइव नहीं कर पाए और लगभग 50,000 साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। वैसे अच्छा ही है, नहीं तो हम इंसान उन्हें भी पिंजरे में डालकर सर्कस में तमाशा दिखाने का ही काम करते। फैक्ट नंबर 5, इंसान ने इस पृथ्वी की शक्लो सूरत को जिस तरह से बदला है, किसी भी और जीव जंतु ने नहीं बदला। शहरों की इमारतें, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, डैम्स और हाईवेज, ये सब इंसान की ही सोच की उपज है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग चीज तो ये है कि जितना हमने अपनी धरती के सरफेस को बदला है, हम उतना ही कम जानते हैं अपने ओशंस के बारे में। और चूंकि जमीन तो पृथ्वी पर लगभग 30% एरिया में ही है और बाकी का 70% पानी से ढका है, जिसका 80% अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। ऐसे में दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस पृथ्वी नामक ग्रह पर हम सभी रह रहे हैं, हमें उसके आधे से ज्यादा हिस्से के बारे में अभी तक प्रॉपरली पता ही नहीं। आप खुद ही सोच कर देखिए, इंसान चांद तक पहुंच गया, मार्स पर रोवर भी भेज दिया, लेकिन अपनी ही धरती के ओशंस की गहराइयों तक जाने की टेक्नोलॉजी वो आज तक नहीं बना पाया है। हम जो कुछ समंदर एक्सप्लोर कर पाए हैं, उसमें हमने सैटेलाइट से, शिप मैप्स और सोनार वेव्स की मदद से सरफेस और शैलो ओशंस को ही स्टडी किया है। लेकिन डीप ओशन वो अभी भी हमारे लिए एक अनजाने रहस्य जैसा है। इसीलिए जब भी हम ओशन की इन गहराइयों में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा पाते हैं जो हमारी सोच से भी परे होता है। जैसे ये ग्लोइंग क्रीचर्स, अंडर वाटर वॉल्केनोस और ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जिनमें से निकलने वाली गैस में कुछ ऐसे जीव पनपते हैं जो किसी और एनवायरनमेंट में सरवाइव ही नहीं कर सकते। समंदर की इन गहराइयों में अभी और कितने राज दफन होंगे हम कह नहीं सकते। खैर, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, अप्रैल 4, 1945 के दिन जब यूएस आर्मी के जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर ऑर्डर ऑफ जर्मनी में स्थित एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचे, तब हवा में मौत की गंध फैली हुई थी, क्योंकि इन कैंप्स में नाजी ट्रूप्स की यातनाओं से मरे हुए ज्यूज की लाशें अभी भी वैसी ही पड़ी थी। तब जनरल आइजनहावर ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, और वो था इन कैंप्स की हॉरिफिक फुटेज और फोटोज पूरी दुनिया को दिखाने का। इसके लिए उन्होंने अमेरिकन प्रेस, ब्रिटिश लीडर्स और कैमरामैन बुलाए ताकि वो ये सारा एविडेंस डॉक्यूमेंट कर सके। यही नहीं, आइजनहावर ने इस कंसंट्रेशन कैंप्स के आसपास रहने वाले जर्मन गांव के लोगों को भी कैंप विजिट करवाया और सभी मुर्दों को दफनाने का जिम्मा दिया। दरअसल आइजनहावर को डर था कि कल को लोग हॉलोकॉस्ट को ही एग्जैगरेशन या फिर प्रोपोगेंडा कहकर जुठला देंगे, और ऐसा हुआ भी। आज भी कुछ लोग हॉलोकॉस्ट को अमेरिका की बुरी हुई कहानी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिपोर्टर्स द्वारा ली गई ये फुटेज और फोटोज वो सबसे बड़े सबूत हैं जो उनके झूठ को एक्सपोज करके रख देते हैं। इस सब का फायदा आइजनहावर को आगे चलकर तब मिला जब रिटायर होने के बाद अमेरिकन पॉलिटिक्स में उन्हें एक हीरो की तरह देखा जाने लगा और 1952 में वो यूएस प्रेसिडेंट बने। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, अगर आप जापान की नेक्स्ट लेवल वेंडिंग मशीन के बारे में नहीं जानते, तो हमारी लास्ट वीडियो जापान 2050 में जी रहा है, जरूर देखें। खैर, आज के इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा जापान के एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक कन्वीनियंस स्टोर कॉन्सेप्ट के बारे में जिसमें दुकान तो है, सामान भी सारा सजा है, लेकिन ना तो उसे बेचने के लिए कोई सेल्समैन है और ना ही गेट पर खड़ा आपको घूरता वॉचमैन। इस स्टोर में कोई काम तो नहीं करता, लेकिन 70 से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन कैमराज स्टोर में घुसने वाले हर कस्टमर की छोटी से छोटी हरकत को रिकॉर्ड करते हैं, और जैसे ही आप कोई सामान अपनी बास्केट में डालते हैं, सिस्टम उन्हें स्कैन कर स्क्रीन पर दिखाता है और उसकी कीमत आपके बिल में जोड़ देता है। फिर बस डबल चेक करके पे करें और आपकी शॉपिंग डन। फ्यूचर कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इससे भी अहम ये जीती जागती मिसाल है इसकी कि जापान एज ए सोसाइटी कितना आगे बढ़ चुका है।
क्योंकि इस तरह के स्टोर ऐसी ही जगह पॉसिबल है जहां लोग दूसरों की प्रॉपर्टी की इज्जत करते हो और चोरी चकारी जैसे चिंदी काम न करते हो। अब बेशक इस स्टोर में दर्जनों कैमरास लगे हैं, पर फिर भी ये विश्वास पर ही चल रहा है और ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है। खैर, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर ऐसा ही एक स्टोर आपके यहाँ खुल जाए तो उसका क्या होगा। फैक्ट नंबर 8, अब टॉयलेट में फोन ना लेकर जाए तो प्रेशर ही नहीं बनता। ऐसा ही कुछ हाल है आजकल इस सबका, जो टॉयलेट सीट पर बैठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की अपनी इस आदत के बारे में ज्यादा तो नहीं सोचते, लेकिन डॉक्टर्स ने वार्निंग दी है कि आपकी ये आदत बवासीर जैसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। तो हुआ क्या है कि एक नई स्टडी ने टॉयलेट में फोन यूज को एक बड़ा जिम्मेदार बताया है हेमोरॉइड्स के बढ़ते केसेस का। प्लॉस नाम की संस्था द्वारा करवाई गई इस स्टडी में सामने आया कि हर 3 में से 2 एडल्ट्स बाथरूम में अपना फोन लेकर जाते हैं और जो लोग टॉयलेट में स्मार्टफोन्स यूज करते हैं वो टॉयलेट सीट पर नॉन यूजर्स के मुकाबले 5 गुना ज्यादा टाइम बिताते हैं। डॉक्टर सुधीर कुमार, जो CMC वेलोर से पास आउट एक एमिनेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बताते हैं कि जब हम टॉयलेट में अपना फोन यूज करते हैं तो जरूरत से ज्यादा टाइम वहां बैठने के चलते हमारी रेक्टल वेन्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जो एक मुख्य कारण है हेमोरॉइड यानी कि बवासीर जैसी बीमारी का। ऊपर से हम अपने फोन्स को जो हार्मफुल वायरस और बैक्टीरिया से भर देते हैं वो अलग। वहीं स्टडी की ऑथर डॉक्टर त्रिशा पसरीचा हैं, जो बॉस्टन में एक मेडिकल सेंटर की डायरेक्टर भी हैं। उनका कहना है कि जिस काम को झटपट से करके हमें लौट आना चाहिए, फोन चलाते चलाते हम ये रियलाइज भी नहीं करते कि कितनी देर वहाँ बिता आए हैं। उनके मुताबिक लोगों को इसे सीरियसली लेना चाहिए और फोन्स को टॉयलेट के बाहर ही छोड़कर जाना चाहिए। हाँ, अगर कुछ पढ़ने का मन करे तो अखबार या फिर कोई हल्की फुल्की मैगजीन अच्छे ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, आप अपनी ये आदत कब से बदल रहे हैं, नीचे लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, अक्सर मैंने लोगों को चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स और सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स, इन दोनों में कंफ्यूज होते देखा है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो इससे जुड़े अंधविश्वास तो खूब मानते हैं, लेकिन इनसे जुड़ी साइंस पर कभी ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले तो इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि चंद्र ग्रहण में हमें चांद नजर नहीं आता और सूर्य ग्रहण में सूरज। तो एक चंद्र ग्रहण, उसमें होता क्या है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे सूरज की जो रोशनी चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर पड़ती है वो ब्लॉक हो जाती है। ऐसी घटना पूरे चांद यानी कि पूर्णिमा के दिन ही हो सकती है और इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। वहीं बात करें सूर्य ग्रहण की, तो ये तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और उसकी छाया कुछ देर के लिए पृथ्वी को ढक देती है। नंगी आंखों से इसे देखना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि डार्क होने के चलते इस दौरान हमें लगता है कि हम सूरज को डायरेक्टली देख सकते हैं, जबकि उससे निकलने वाली यूवी और इंफ्रारेड रेज हमारी आंखों के रेटिना को डैमेज कर सकती है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो कुछ समझे। अब इस आखिरी सेक्शन फैक्टिफाइड हीरोज में हम सेलिब्रेट करते हैं कुछ ऐसे जिंदा दिल और नायाब इंसानों की कहानी, जिनकी हिम्मत और जज्बा ऐसा है जो हमें भी एक बेहतर इंसान बनने के लिए मोटिवेट कर दे। तो आज बात करेंगे पिछले साल 2024 में मुंबई पुलिस से ASI के पद से रिटायर हुए अधिकारी राजेश पांडे की, जो मुंबई के शेरलॉक होम्स नाम से भी जाने जाते हैं। अब पांडे जी दिखने में बेशक बड़े पर्दे के शेरलॉक होम्स जैसे कूल और डैशिंग नहीं दिखते, लेकिन पुलिस फोर्स में रहते हुए इन्होंने 3000 से भी ज्यादा गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिलाने का काम किया है। जी हाँ, और ये तो सिर्फ मुंबई पुलिस के ही केसेस हैं। राजेश आंध्रा, केरल, यूपी और बिहार पुलिस जैसी कई और फोर्सेस की भी लोगों को ढूंढने में मदद कर चुके हैं। दरअसल इस सब की शुरुआत तब हुई जब राजेश ने अपने शुरुआती दिनों में अपने परिवार से बिछड़े हुए 10 साल के एक बच्चे को अपनी माँ से मिलाया। इस मंजर ने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया और इसके बाद से ही उन्होंने बीड़ा उठा लिया हर गुमशुदा केस को सॉल्व करने का। और अपनी नौकरी के दौरान वो जिन भी 3 पुलिस स्टेशन में तैनात रहे, उसका हर ऐसा केस सॉल्व करके दिखाया भी। इसके लिए वो ग्राउंड नेटवर्क, इंटरनेट और सूझबूझ का ऐसा इस्तेमाल करते जो बाकी पुलिस फोर्स के लिए एग्जाम्पल सेट करता। 2011 से उन्हें मिसिंग केसेस पर ही फुल टाइम लगा दिया गया और गुमशुदा बंदों की तलाश में वो पूरा देश घूमे और 3000 से भी ज्यादा मिसिंग केसेस सॉल्व किए। खैर दोस्तों, रिटायर्ड ASI राजेश पांडे की ये कहानी प्रूव करती है कि अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो करप्ट से करप्ट सिस्टम में बैठकर भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। सभी सरकारी मुलाजिमों के लिए इस खास मैसेज के साथ खत्म करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी का आज का ये सफर। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी जानते हैं कि क्या करना चाहिए। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस फैक्ट ने आपको सोचने पर मजबूर किया। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। एक्स पर फैक्टिफाइड को फॉलो कर लें और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।